साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट हो या यस टेट हो, यानी कि आपका सुपर टेट हो, और उसमें बात जब सीडीपी की आती है तो यूपी टेट और यस टेट के सीडीपी में तीन टॉपिक बहुत ही जरूरी होते हैं, बहुत ही अनिवार्य होते हैं, जिसमें कि एनसीएफ 2005 हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हो गया, और एनएपी 2020 हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इनके सवाल जो है पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। हालांकि सीडीपी के अंदर ये ऑफिशियल सिलेबस में है नहीं, लेकिन जब आप अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसी में उसके पेडागोजिकल पहलू की बात करेंगे, तो वहां के लिए ये जरूरी हो जाते हैं। तो फिलहाल चाहे वो सीडीपी के अंदर आए, चाहे वो लैंग्वेज के अंदर आए, चाहे मैथ के अंदर आए, चाहे जिस भी सेक्शन में आए, एकमात्र वीडियो आपको 10 से 15 मिनट की देखनी है, जिसमें वो सारे जरूरी फैक्ट आपके सामने होंगे जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनने वाले होंगे। तो चैनल को यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आप सभी लोग पसंद कर दीजिएगा। और 15 मिनट तक मैक्सिमम ये सेशन जाने वाला है, ज्यादा से ज्यादा, जिसमें आपको जरूरी वह हर एक फैक्ट तैयार हो जाएगा जो आगामी आपके यूपी टेट या सुपर टेट में काम आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे एनसीएफ 2005 को लेकर के। जरूरी जरूरी इंफॉर्मेशन है कि एनसीएफ 2005 जो समिति बनी थी, जिसके अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था, प्रोफेसर एसपाल साहब हैं। तो ये पहला सवाल है, पूछेगा कि एनसीएफ 2005 का निर्माण कौन सी समिति, जिस समिति के द्वारा निर्मित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, या एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एसपाल शर्मा। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब तक का चौथा एनसीएफ है ये। 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में आया था। इसके बाद 2022 में नया एनसीएफ भी आ चुका है, एनईपी 2020 के बाद 2022 में नया एनसीएफ भी आ चुका है। प्रेरणा स्रोत की बात करें कि एनसीएफ 2005 का मोटिवेशन कहां से आया, इसकी प्रेरणा कहां से आई है, तो इसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से लिया गया है। तो ये भी आपका जरूरी है, फैक्ट है, सवाल आता है। मूल आधार की बात करें एनसीएफ 2005 का मूल आधार या इसका सूत्र क्या है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन। 1993 में जो यशपाल शर्मा समिति की रिपोर्ट का मेन उद्देश्य था, लर्निंग विदाउट बर्डन, वही इसका आधार वाक्य एनसीएफ का भी पड़ जाता है। तो ये पांचों जितने भी 4 पॉइंट है ना, ये 4 के 4 पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सिद्धांत की बात करें तो एनसीएफ 2005 कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो एनसीएफ 2005 रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है। कई बार पूछ लेगा कि एनसीएफ 2005 कौन से दर्शन पर आधारित है, कौन सी विचारधारा पर आधारित है, तो रचनावादी विचारधारा पर आधारित है, जिसका मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अध्यापक की भूमिका एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शक की भूमिका होगी, जो कि रचनावाद ही यही मानता है कि अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता की होगी, मार्गदर्शक की होगी। यह भी आपका फैक्ट पॉइंट है जो सवाल पूछेगा। हाँ, यह त्रिभाषा सूत्र का समर्थन करता और बहुभाषिकता के एक संसाधन के रूप में मानता है, बहुभाषिकता को एक बाधा के रूप में नहीं मानता है। यह भी सवाल जरूरी है। ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों पर बल देता है। संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था, यह भी बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत को समझ लीजिए। पहला मार्गदर्शी सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा है पाठ्यचर्या या पाठ्यपुस्तक, पाठ्यचर्या जो है पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रह करके बाल केंद्रित होनी चाहिए। और परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों से उसे जोड़ा जाए। और एक ऐसी पहचान विकास विकसित करना कि जिसमें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हों। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। अब आइए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 से जो भी सवाल बन सकते हैं उसका एकदम की पॉइंट आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब बात कर लेते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बात करें तो संविधान का प्रावधान कौन से प्रावधान के तहत इसे लाया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2010 है पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसमें कुल अध्याय और धाराओं की बात करें तो इसमें कुल 7 अध्याय और धाराएं कितनी हैं? 38 धाराएं हैं।
आयु वर्ग की बात करें तो सामान्य बच्चों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और वहीं पर दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष, इसी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सामान्य बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, और विकलांग बच्चों, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष के लिए यह अधिकार हो जाएगा। ध्यान रहे आप सभी का। प्रत्येक सरकारी स्कूल में एक एसएमसी होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगा। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के धारा 21 के तहत है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछ लेता है कि आरटीई एक्ट 2009 के कौन सी धारा के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठित करने का प्रावधान किया गया है। तो धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी के गठन का प्रावधान है। अच्छा, एसएमसी के अंदर अगर हम बात करें तो 75% सदस्य जो है 3/4 बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे। एसएमसी में 50% महिलाओं का होना जरूरी है, इस बात का आप सभी को ध्यान रहे। और ध्यान दीजिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 25% सीटें आरक्षित होंगी। किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। और यहां पर बात की जा रही है धारा 17 के अंतर्गत किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक दंड देना पूरी तरह से निषिद्ध है, प्रतिबंधित है। यानी बच्चों को मुर्गा नहीं बना सकते हैं, बेंत नहीं मार सकते हैं, अन्यथा अंडा मास्टर साहब देंगे। और धारा 12 के अंतर्गत क्या है, प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को 25% सीटें आरक्षित होंगी। धारा 16 के अंतर्गत है किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। इसके बाद धारा 27 की बात कर लेते हैं। अध्यापकों को केवल 3 गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है, चुनाव, जनसंख्या गणना और आपदा प्रबंधन, पल्स पोलियो इत्यादि में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 में कहा गया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। आगे समझिएगा, समय और दूरी और कार्य दिवस के मानक की बात कर ले तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्कूल कक्षा से 1 से 5 के लिए जो विद्यार्थी का घर होगा और स्कूल का रेडियस 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर साल में 200 दिन और 800 घंटे होंगे, कार्य दिवस की बात कर रहा हूं। उच्च प्राथमिक स्तर पर साल में 220 दिन होंगे और 1000 कार्य घंटे होंगे। प्रति सप्ताह कितना पढ़ाना होगा, 45 घंटे का कार्य करना होगा प्रति सप्ताह। ये सभी जो है सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। आगे बढ़ेंगे अपना और आगे देखेंगे। छात्र शिक्षक अनुपात की बात कर लें, धारा 25 में इसका वर्णन है। किसमें? धारा 25 में इसका वर्णन है। प्राथमिक स्तर पर जो है 1:30 यानी 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। यदि बच्चे 200 से अधिक हो जाएं तो अनुपात 1:40 का हो जाएगा। 150 से अधिक बच्चे होने पर 5 अध्यापक होगा और 1 प्रधानाध्यापक होगा, इस बात का ध्यान रहे। उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुपात कितना होगा? 1:35 का, यानी 35 बच्चों पर 1 अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाग 3 पर एनईपी 2020 के जरूरी फैक्ट की बात कर लेते हैं। संपूर्ण डीप फैक्ट आप सभी को समझा देते हैं। ध्यान रहे, यह वीडियो आप सभी को थ्योरी समझाने के उद्देश्य से नहीं लाई जाती है। यह वीडियो आप सभी को वो फैक्ट देने के लिए उद्देश्य से आती है जो आपके परीक्षा में काम आने वाला है। यहाँ पर एनईपी 2020 की बात करें तो समिति और ड्राफ्ट की बात करें तो इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया। 34 साल बाद, यानी कि ये जो है 1986 की नीति को क्या करती है? रिप्लेस करती है। स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है ये? तो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 की, दूसरी 1986 की, और तीसरी शिक्षा नीति कौन सी आ गई भाई? एनईपी 2020। यहां पर एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना होकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म पूछ लेता है। मंत्रालय की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसी एनईपी 2020 के साथ जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। बजट का लक्ष्य जो रखा गया है, शिक्षा पर केंद्र और राज्य मिलाकर के जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। और ग्रास एनरोलमेंट रेशियो की बात करें, सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य स्कूली शिक्षा में 2030 तक 100% ग्रास एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया, मतलब 100% बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना। और उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रास एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़िएगा, स्कूल का जो ढांचा है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो जो पहले पहले की एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा था? पुरानी नीति में 10+2+3 का था, अब की नीति में बदल गया है। अब क्या हो जाएगा? अब फाउंडेशनल स्टेज का 5 साल का है। ध्यान दीजिए, फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का है जिसमें उम्र 3 से 8 वर्ष होगी। इसमें 3 साल की
प्री स्कूलिंग होगी, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका, प्लस कक्षा 1 और 2 वाले बच्चे पढ़ेंगे। खेल कूद आधारित कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं होगी। दूसरा स्टेज होगा प्रीपेटरी स्टेज, 3 साल का, कक्षा 3 से लेकर के 5 तक का, उम्र जो है 8 से 11 वर्ष को होगा। गतिविधि और खोज आधारित शिक्षा दी जाएगी। और तीसरा मिडिल स्टेज होगा 3 साल का, कक्षा 6 से 8 तक का, यानी कि 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। यानी कक्षा 6 से ही कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। ये फैक्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज होगा 4 साल का, कक्षा 9 से 12 का, उम्र 14 से 18। स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा, अब साइंस वाला बच्चा इतिहास भी पढ़ सकता है। ये बड़ा परिवर्तन। इस तरीके से नई पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर हो गया वो कौन सा हो गया, तो आप देखिएगा 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर ये नई पॉलिसी में हो गया। 5 साल का फाउंडेशनल, 3 साल का प्रिपेटरी, 3 साल का मिडिल स्टेज और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा। कौन कौन सी कक्षाएं होंगी ये पूरी तरह से यहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़िएगा। महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधारों की बात करें तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान निपुण भारत के तहत लक्ष्य है कि कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना और बेसिक गणित समझ में आ जाए। मातृभाषा का प्रयोग कम से कम कक्षा 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा ही रखा जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला को लेकर सुझाव दिया गया कि इसको अत्यधिक लचीला बनाया जाएगा, कोई भी भाषा किसी पर भी थोपी नहीं जाएगी। और बैगलेस डेज की बात की जा रही कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का साल में 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल जाना होगा। उसमें बढ़ईगिरी, खेती और माली का काम सिखाया जाएगा, जो भी है क्राफ्टिंग सिखाया जाएगा। आगे समझिएगा। परीक्षा और रिपोर्ट कार्ड को लेकर के बात करें तो बच्चा स्वयं क्या करेगा भाई, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट समग्र होगा, अंक 3 लोग देंगे। एक बच्चा स्वयं अंक देगा, उसके सहपाठी अंक देंगे और अध्यापक अंक देंगे। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का निर्माण किया जाएगा। परख का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे परीक्षा में, तो ये हो जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जा सकता है, ध्यान रहे आप सभी का। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बोर्ड परीक्षा रटने के बजाय क्षमता पर आधारित होगी और साल में 2 बार। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर शिक्षकों के लिए कुछ नियम है कि बीएड का नियम, वर्ष 2023 तक शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री अनिवार्य हो जाएगी। अध्यापक ट्रेनिंग की बात करें तो प्रत्येक शिक्षक को हर साल कम से कम 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। और सामान्य क्षेत्रों में 30 और 1 का और पिछड़े क्षेत्रों में जो है 25 और 1 का जो है वो रेशियो होगा। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो ईसीसीई का फुल फॉर्म आपसे पूछा सकता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहां पर इस पर भारी जोर दिया जा रहा है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। और जेंडर इंक्लूजन फाउंड, यहां पर बालिकाओं और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया है। एसईजी स्पेशल एजुकेशन जोन, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित करके वहां विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। समावेशी शिक्षा यह नीति आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुरूप समावेशी शिक्षा का पूरा समर्थन करेगी। और उच्च शिक्षा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा, यानी कि कोई भी प्रवेश कभी भी ले सकता है और कभी भी वह उससे एग्जिट कर सकता है। जितने साल की पढ़ाई करेगा उस हिसाब से उसको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। यह है उच्च शिक्षा की व्यवस्था। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को मात्र 14-15 मिनट की क्लास में एनईपी 2020, राइट टू एजुकेशन और एनसीएफ, इसके जितने जरूरी फैक्ट हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। अपने संपूर्ण अनुभव को झोंकते हुए हमने उस फैक्ट को सबको शामिल कर लिया जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यदि सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।